साथियों नमस्कार, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस में, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों यूपी पीटी के लिए हम लोग यूपी प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या सहित चर्चा हो रही है। तो आज हम लोग 44वें चरण में पहुँच चुके हैं, पार्ट 40 हम लोग आज करने जा रहे हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भैया? पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? ठीक है, तो आप बताएं। बिहू, ऑप्शन ए है आपका बिहू, ऑप्शन बी है टिप्पानी, ऑप्शन सी है रासलीला, ऑप्शन डी है रऊफ। अगर हम बात करें रऊफ की, तो रऊफ मेरे दोस्त ये आपका जम्मू और कश्मीर का J&K, ठीक है। और कौन कौन से हैं? आपका रऊफ हो गया यहीं पे, और इससे संबंधित क्या है, एक और फेमस डांस यहाँ का है ये हिकात, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा फेमस डांस है मंदजास। दरअसल ये तीनों जो चाहे रऊफ हो, चाहे हिकात हो, चाहे मंद, ये बार बार पूछे जाते हैं। बात करते हैं बिहू की, तो बिहू कहाँ का है भैया? तो बिहू आपका असम का है। कहाँ का है? असम का है। बिहू हो गया। यहीं से आपका जो है बिछुआ, क्या बिछुआ, और फिर आपका यहीं से नट पूजा भी कभी पूछा जाता है कि नट पूजा कहाँ का है लोक नृत्य, तो असम का है। टिप्पानी कहाँ का है? तो भैया जो टिप्पानी लोक नृत्य है ये आपका गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है टिप्पानी। गुजरात में और कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो गुजरात का गरबा डांस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। गरबा हो गया, डांडिया हो गया, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ठीक है। रास भी यहाँ का जो प्रसिद्ध है, रास नृत्य, ठीक है। और बात करते हैं रासलीला, तो रासलीला मेरे दोस्त आपके उत्तर प्रदेश की है। रासलीला हो गई, रामलीला, रासलीला हो गई, रासलीला उत्तराखंड में फेमस है। रामलीला हो गई, नौटंकी, नौटंकी, अहीर नृत्य, क्या अहीर नृत्य, ठीक है। और उसके बाद जो है कजरी, कजरी, चैता, कजरी, चैता, छपेली, ये सारे के सारे जो लोक नृत्य हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है पसंदीदा शहर, माउंड ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। बताओ भैया क्या है ये जो आपका मोहनजोदाड़ो है, इस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए मोहनजोदाड़ो जैसे आप पसंदीदा शहर को कहें तो फेवरेट सिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है। माउंट ऑफ द डेड इंग्लिश में लिखा ही हुआ है, प्लेस ऑफ द लिविंग रहने की जगह, और एक बाजार क्षेत्र मीन्स अ मार्केट एरिया। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। आपको पता सिंधु घाटी सभ्यता से यूपी में सीधे सीधे प्रश्न आने वाले हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में जान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ये, यह कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदाड़ो जो है ये मोहनजोदाड़ो ये कहाँ था? मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदाड़ो, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो की जो खोज करता थे वो थे आपके सिंधु नदी किनारे। कौन खोजे थे? राखल दास बनर्जी। कौन खोजे थे? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। बात क्लियर है। और यही मोहनजोदाड़ो से सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ था। और मोहनजोदाड़ो से एक कांस्य मूर्ति मिली थी, ठीक है। क्या मिली थी? एक कांस्य मूर्ति मिली थी। कांस्य मूर्ति मोहनजोदाड़ो से क्या मिला था? एक कांस्य मूर्ति मिली थी, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली थी, ठीक है। और क्या हुआ था? मोहनजोदाड़ो से ही पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली थी। क्या हुआ था? पुजारी की प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति। ये आपके जूनियर असिस्टेंट 2023 में जो एग्जाम हुआ है 27 तारीख को, उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। बात क्लियर है?
सिंधु अब इसमें और भी क्या चीज़ें थी, जैसे हम बात कर लेते हैं कि मोहनजोदाड़ो पर, इसे यही मोहनजोदड़ो है, यहीं से आपके एक सिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। तो यहीं से मोहनजोदाड़ो से, यहीं से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, हाथी, चीता, गैंडा और उसके बाद क्या मिला था? भैंसा इसके किनारे थे, भैंसा। ठीक है, हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा, ये पशुपतिनाथ का जो मंदिर मूर्ति थी उसी किनारे ही अवस्थित है। हाथी अवस्थित था, चीता, गैंडा और भैंसा। अब देखिए, आप बताइए इसमें क्या होगा। पहली बात तो ये कि मोहनजोदाड़ो क्या था? मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो मोहनजोदाड़ो की खोज जो है सिंधु नदी किनारे हुई थी, राखलदास बनर्जी ने किया था, और इसकी खोज जो है वो 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। ठीक है, हड़प्पा की खोज बल्कि 21 में ही हो गई थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदाड़ो से सबसे जो ये कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार यहीं से मिलती है। मोहनजोदाड़ो से ही कांस्य की मूर्ति, जो नर्तकी कांस्य मूर्ति यहीं से मिलती है, और मोहनजोदाड़ो से ही जो पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति ये भी यहीं से प्राप्त होती है, और मोहनजोदाड़ो से ही पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त होती है, जिसके किनारे हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा अवस्थित है। ठीक है, अब और जान लेते हैं क्या कि मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला, कहा जाता था। माउंट ऑफ द डेड, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार यहीं से प्राप्त हुए, स्नान कुंड भी यहीं से प्राप्त हुआ। ठीक है, और मतलब ये कह सकते हैं कि माउंट ऑफ द डेड, जो इसमें माउंट ऑफ द डेड मतलब क्या? मृतकों का टीला। ये दरअसल जितने पॉइंट हमने लिख रखे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसमें एक नगर था मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा भी जैसे नगर था। ठीक है, तो अब मोहनजोदाड़ो में जो है मोहनजोदाड़ो खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी किनारे करी थी। यहाँ से स्नानागार प्राप्त हुआ है, यहीं से कांस्य की मूर्ति मिली है, यहीं से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मिली है, यहीं से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, इसके चारों तरफ हाथी, चीता, गैंडा, भैंसा अवस्थित है। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करते थे। ऑप्शन बी, इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी, पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में को कवर करती है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। देखिए, अगर हम बात करते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तो अभी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि इसमें एक ही कथन सही होना है, तो ये तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, कपास की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी जो हड़प्पा निवासी थे, ये पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले जो है कपास का उत्पादन किया। तो जो हड़प्पा निवासी थे, उन्होंने कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम माने जाते हैं कि जो हड़प्पा वासी जो थे, इन्होंने कपास का पहला उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादनों में से कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। हमने क्या बताया? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरी थी। मोहनजोदाड़ो भी उसका एक नगर था, और हड़प्पा भी उसका एक नगर हुआ करता था। हड़प्पा के लोग कपास का सबसे पहले उत्पादन किए थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो भैया ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, नगरीय सभ्यता के लोग जो थे, उन्होंने नगर बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। बात क्लियर भैया? इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन सा राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने इसमें योगदान नहीं दिया है? ठीक है, 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी जो ऊंचाई है आपकी, किसकी? चार मीनार की, सॉरी कुतुब मीनार की।
जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो करीब 72.5 मीटर है। ठीक है, 72.5 मीटर है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है, जो मामलूक वंश या इसी मामलूक वंश या इसी को गुलाम वंश कहते हैं, गुलाम वंश, जो गुलाम वंश मामलूक वंश के संस्थापक थे। देखिए यहाँ से भी दो प्रश्न आता है, एक होता संस्थापक, एक होता वास्तविक संस्थापक। तो संस्थापक कौन था भैया? तो इसका संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको ऐसे समझिए जैसे हम लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो पूछा जाता है कि भाई राज्य की सत्ता जो है वो जो किसके हाथों में निहित होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति के हाथों में। और अगर पूछे राज्य की वास्तविक सत्ता किसके हाथों में निहित होती है, तो वो होती है आपके प्रधानमंत्री के हाथ में। तो उसी प्रकार से मामलूक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और वास्तविक संस्थापक अगर पूछा आपसे, क्या पूछ ले? वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक, तो भैया वो आपका था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। बात क्लियर है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है, ऐबक ने कुतुब मीनार के नींव का निर्माण कराया था। नींव रखी थी इसने। ठीक है, इसने निर्माण की नींव रखी थी, किंतु इसका केवल आधार ही बनवा पाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 मंजिला इसको बढ़वाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको बढ़वाया। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक जैसे ये 3 मंजिल तक बनवाया था। 3 मंजिल तक, जैसे पूछ सकता है 3 मंजिल तक ये बनवाया था, 3 मंजिल तक बनवाया, 3 मंजिल तक बनवाया। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आया, तो ये जो है इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल, जो 4थी और 5वीं मंजिल इसने बनवाई, तुगलक ने बनवाई। ठीक है, 5वीं मंजिल इसने बनवाई। जबकि खिलजी वंश का इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं था। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या भैया? घटना और तारीख इन जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए पूछा क्या है? सही ढंग से मेल खाता नहीं खाता पूछा है। ऑप्शन ए नई दिल्ली दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बन गई। ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना करी। और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने अपनी INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। कब दिया था? ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो भैया इसमें देखिए ऑप्शन हम आपको बताएं। देखिए दिल्ली जो भारत की नई राजधानी है वो तो 1911 में बनी थी दिल्ली दरबार के दौरान। ठीक है, दरबार लगा था दिल्ली का, वहां पे आए थे। उसमें जो है बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है इनके लिए न्यायालय की भी स्थापना करी गई। सारी चीजें यहाँ पे हुई थी। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। इन्होंने जो है जो चंपारण का पहला, ये कह सकते पहला सत्याग्रह, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग, पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया। कब? 1917 में। किसके लिए? इंडिगो प्लांटर्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, जो है शुक्ला जी ने इनको आमंत्रित किया था, ये गए थे और हालांकि ये सफल भी रहा। ठीक है, 1917 में ये सफल भी रहा। बाद में जो है आकर या फिर किसानों के लिए कई आंदोलन किए गांधी जी ने। ठीक है, 1718 में 2 आंदोलन हुए थे। फिर उसका अब अगला पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में करी थी। बात इसकी गलत है। जो पूना में होम रूल आंदोलन है, ये अखिल भारतीय होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग, ठीक है, भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना तो की गई थी। जो होम रूल लीग था, ये बेसिकली जो भारतीय गृह नियम लीग थी, ये राजनीतिक संगठन था। क्या था? राजनीतिक संगठन था। ये एक राजनीतिक संगठन था भैया, ये एक राजनीतिक संगठन था। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1916 में हुई थी, 14 में नहीं हुई थी। ठीक है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में स्वशासन हेतु राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल नाम से इस लीग की स्थापना की गई थी। 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना, एक पूना होम रूल लीग की, जैसे अब यहाँ पे बात करें तो 1916 में 2 होम रूल, एक तो पूना में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में बेलगाम कर्नाटक में की गई थी, और दूसरी मद्रास, एक तो पूना में और दूसरी कहाँ पे हुई थी? मद्रास में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। किसने? यहाँ पे तो जो है तिलक जी ने किया था पूना में। पूना ये कह सकते हैं कि इसकी स्थापना जो 1916 में बेलगांव कर्नाटक में हुई थी, है ना, तिलक जी ने करी थी। और 1916 में मद्रास में किसने किया था? यहाँ पे जो मद्रास में करने वाली थी वो थी एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट, ठीक है, ये मद्रास में इन्होंने करी थी। हालांकि जब ये 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी जाती हैं तो ये होम रूल लीग को क्या करती हैं, भंग कर देती हैं, बात क्लियर है। लेकिन तब भी जो आपके पूना में स्थापित होम रूल लीग थी तिलक जी के द्वारा, ये टूटती नहीं है। बाद में हालांकि तिलक जी का देहांत हो जाता है 1 अगस्त 1920 को, जब जिस दिन से असहयोग आंदोलन शुरू होता है, तो वो चीजें फिर आगे चलती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ये 1914 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 1916 होगा। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939, बिल्कुल दिया था इस्तीफा। ये इन्होंने दिया था मार्च 1939 में। मार्च 1939 में जो है इन्होंने इस्तीफा दिया और 3 अप्रैल को, क्या 3 अप्रैल 1939 को इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की स्थापना की थी। एक राजनीतिक संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। पूछा जाता फॉरवर्ड ब्लॉक कैसा संगठन था, जैसे राजनीतिक संगठन था या सामाजिक संगठन, कैसा संगठन था, ये एक राजनीतिक संगठन था। ये भी यूपीडब्ल्यूएससी ने पूछ रखा है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने करी थी, यह विशुद्ध राजनीतिक संगठन था, बात क्लियर है। तो इस्तीफा, इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता। पूछा जाता त्रिपुरी संकट क्या है, तो त्रिपुरी संकट भी इसी को कहा जाता। 1939 में जो उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दिया था, ठीक है। ये इस्तीफा किस लिए था, क्योंकि ये गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको इन्होंने हरा दिया था। और जब उनको हरा दिया तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी वो बनने में दिक्कत होने लगी, और जब बनने में दिक्कत होने लगी तो उन्होंने इसी के पद से सीधे सीधे क्या किया, इस्तीफा दे दिया। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न लेते हैं, क्या है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? बताओ भैया, प्लासी की लड़ाई, वानडिवास की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, बक्सर का युद्ध। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बक्सर का युद्ध क्या हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कौन, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, बात क्लियर है। अब इसी में ये हुआ किसके बीच था, तो भैया ये हुआ था अंग्रेजों में आपका हेक्टर मुनरो था, यहाँ पे क्या था, हेक्टर मुनरो, और ये त्रिगुट थे, त्रिगुट। यहाँ पे क्या था आपका कासिम था, मीर कासिम था, ये सबको एकत्र कर रहा था। अवध के नवाब सुजाउद्दौला इसी चक्कर में आ गए, बर्बाद हो गए। उसके बाद हेक्टर, ये जो तीसरे थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो थे वो थे, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी, तो इसमें जो पानीपत का, इसमें जाहिर सी बात है त्रिगुट हारता है, सुजाउद्दौला को जो है हार का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ पे सारी चीजें हैं, यहीं से फिर आपकी 1765 में 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। कब होती है, 1765 में। और 1765 में 16 अगस्त 1765 में ये कहा जाता है जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला इनके यहाँ पहला द्वैत जो सहायक संधि जो है सबसे पहले स्वीकार करने वाले यही थे, सुजाउद्दौला थे। सालन द्वितीय को जो है 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो है इनको ये कहा दिया गया कि आप जो है काहे परेशान हो रहे हैं, 26 लाख रुपए हम आपको देंगे महीना का, साल का, तो परेशान ना होइए, अपना चुपचाप जाके बैठिए, अपना ध्यान लगाइए, ठीक है। तो ये मान गए शाह आलम द्वितीय जो है। 1765 में जब ये सारी चीजें हो गई तो ये कह सकते हैं कि भारत में जो है जो अंग्रेजों की जो नींव थी 1757 में जो प्लासी के युद्ध में पड़ी थी। प्लासी के युद्ध कब हुआ था भैया, तो प्लासी के युद्ध आपका हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो ये था अंग्रेज सेनापति के रूप में था क्लाइव। कौन था, क्लाइव था। और इधर कौन था, इधर सिराजुद्दौला साहब थे। कौन थे, सिराजुद्दौला थे जो थे। इसमें क्लाइव सिराजुद्दौला को पूरी तरीके से परास्त करता है, ठीक है। अब वानडीवास की लड़ाई जो होती है 1760 में होती है। किसके बीच होती है भैया, तो ये जो है आपके ये कह सकते हैं कि जो वानडीवास की लड़ाई 1760 की होती है ये तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भी आप इसको कह सकते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1759 से लेकर 1763 तक हुआ था। 1760 में आपको वानडीवास की लड़ाई होती है, किसके बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होती है। किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई ये होती 1761 में, ठीक है। ये होती है मराठों और अंग्रेजों के बीच होती है, ठीक है। मराठों और अंग्रेजों के बीच होती है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच होती है। अहमद शाह
अहमद शाह अब्दाली के बीच होती है। अहमद शाह अब्दाली से मराठे पराजित होते हैं और ये कह सकते हैं कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण था मराठों का वो नस्तनाबूद हो जाता है और अहमद शाह अब्दाली इन पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, चलिए सर, इसमें जो राइट आंसर सिराजुद्दौला को किसने अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, कब? तो प्लासी की लड़ाई में हराया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या भैया, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पद, सही आचरण। सही विश्वास है, सही ज्ञान और सही आचरण। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम जो है पूरा पढ़ लेते हैं जैन धर्म के विषय में, थोड़ा सा जो भी चीजें हैं उसके विषय में जान लेते हैं। क्या है भैया, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा जाता है, तो जैन धर्म के विषय में पढ़ लेते हैं। जैन धर्म, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये आपके थे ऋषभदेव। कौन थे भैया? ये आपके थे ऋषभदेव, इसके प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, पूछा जाता है कि इसके जो है 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर तो वो थे आपके पार्श्वनाथ। कौन थे भैया? वो थे आपके पार्श्वनाथ। अगर आपसे फिर पूछे 24वें तीर्थंकर कौन थे, यहीं से 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, वो यात्री कुल के सरदार थे। माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम मनोजा प्रियदर्शनी था और महावीर प्रसाद के बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। ठीक है, वर्धमान। तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपना, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, अर्धमागधी जिसको बोला जाता है। महावीर के अनुयायियों को कहा जाता था, उनको निग्रंथ कहा जाता था। जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। बात क्लियर है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो बने थे वो उनके दामाद ही बने थे और उनकी प्रथम जैन बिछुड़ी जो थी वो महर्षि दधवान की पुत्री चंपा बनी थी। ठीक, और बात ये करें कि महावीर जो है ये इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, है ना? तो बेसिकली महावीर को जिम्भिक नदी किनारे, कहाँ पे? गौतम बुद्ध को ऋजुपालिका नदी किनारे, और इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? जिम्भिक नदी, जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी किनारे जो है इनको साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसी समय वो जिन कहलाए। जिन मतलब होता है विजेता। क्या होता है भैया? जिन मतलब होता है विजेता। और उसके बाद अरहत मतलब होता है पूज्य। अरहत मतलब क्या होता है? पूज्य होता है। और निग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें थी। जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैसे यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं तो आप इसको समझिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और उसके बाद आता है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण आता है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये आते हैं। ठीक, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सब यहाँ पे सम्यक दर्शन मतलब होता है विश्वास से, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऑप्शन नंबर डी तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 महाव्रत भी दिए गए हैं इनके। 5 महाव्रत ये कई दफा पूछा गया है। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो भैया पहला है अहिंसा, यहीं से गांधी जी ने लिया था अहिंसा। अहिंसा, सत्य वचन बोलना है। ठीक है, उसके बाद चोरी नहीं करनी है, अस्तेय, उसके बाद अपरिग्रह, और यहीं से इन्होंने लिया था क्या? ब्रह्मचर्य। ये 5 जो है महाव्रत थे। ठीक है, जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। इनकी ये मान्यता थी कि जो है आत्मा में मान्यता थी, यानी ईश्वरवादी थे। ठीक है, और जैन धर्म के शब्दभगी ज्ञान के जो अन्य नाम है वो स्यादवाद या अनेकांतवाद बोलते हैं। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को जो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। और जैन धर्म के मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे राजा उदयन, वंदराज हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कलिंग नरेश खारवेल हो गए, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष हो गए, चंदेल शासक हो गए। ठीक है, और मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति अर्थात गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण भी किया गया था। खजुराहो में जैन मंदिर बनाने का जो कार्य था वो चंदेल शासकों द्वारा किया गया था।
और मौर्योत्तर युग में जो है मथुरा जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था और मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से ही है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी को पर जो निर्वाण प्राप्त हुआ था, निर्वाण बोले तो मृत्यु, जो इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था वो कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जो इनकी मृत्यु हुई थी वो पावापुरी बिहार, पावापुरी मतलब ये राजगीर के पास में पड़ता है, राजगीर बिहार में। राजगीर जो है बिहार शरीफ का एक पार्ट है, बिहार शरीफ जिला है, उसमें पावापुरी और राजगीर जो है एक स्थान माने जाते हैं। बात क्लियर है? तो जैन धर्म संबंधित जितनी सारी चीजें थी, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर लेते हैं। क्या 8वां नंबर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 19 है या 265 है? देखो भैया, हम बात करें किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुल अगर द्वीपों की बात करें, कुल द्वीप कितने हैं? तो भैया कुल द्वीप आपके 265 हैं, 265 हैं। इसमें क्या पूछा है? पूछा निकोबार में कितने द्वीप हैं? तो भैया ये अंडमान में जो है 19, इसमें से निकालिए। निकोबार में कितने हैं? निकोबार में आपके हैं 19। तो अगर पूछे आपसे अंडमान में कितने हैं, अंडमान में आपके 265 से 19 घटा दीजिए, जितना आएगा वो अंडमान में जाता है। निकोबार में आपको 19 आप हमेशा याद रखिए और 265 याद रखिए। बाकी तो अगर आपसे कुछ पूछता है वो आप ऑटोमेटिक सही कर ले जाएंगे। तो पूछा क्या? निकोबार द्वीप समूह संख्या, इसमें आपके क्या ऑप्शन नंबर सी 19 हो जाएगा। बात क्लियर है? क्या 19 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे आप देख होंगे भारत का ये नक्शा है, जैसे ये भारत का आप नक्शा बनाएंगे, ठीक है, ये भारत नक्शा बनाएंगे तो आपका ये पूरा आप ये जो है बंगाली खाड़ी है, यहीं का जो एक क्षेत्र है ये वाला, यही आपका क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इसमें करीब 265 छोटे जो द्वीप है। निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या जो है 19 है। ये वास्तव में समुद्र में डूबे पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। अगर यहाँ पूछा बजाय सबसे उत्तरी द्वीप तो लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है, कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। यहाँ पे कोको जल संधि हुई है, ये आपका यहीं पे म्यांमार है, यहाँ का एक पार्ट है जो पहले किसी समझौते के तहत जो पहले ये इसी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उसको दे दिया गया म्यांमार को, जिसका प्रयोग जो है चाइना अपने लिए कर रहा है, इसलिए इसका भारत विरोध भी कर रहा है। ठीक है, तो कोको द्वीप इसको कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैंडल पीक है। ये भी प्रश्न आ चुका है, सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई सैंडल पीक। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम सैंडल पीक है और इसकी ऊंचाई जो है 737 मीटर है। 737 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट हेरियट नेशनल पार्क जो है और दक्षिणी अंडमान में था माउंट थूलियर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगर यहाँ पे बात करें निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, क्या? निकोबार द्वीप समूह जिसमें 19 द्वीप है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भैया सबसे ऊंची चोटी जो थूलियर है, कौन है? थूलियर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे माउंट हेरियट नेशनल पार्क तो ये यहाँ पे पड़ता है, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, ये आपके अंडमान में पड़ता है, माउंट हेरियट नेशनल पार्क। ठीक है, तो भैया इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। अगला क्या? सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में कौन सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज, ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स और एडोल्फ जेफरी। ऑप्शन सी है गैसीय हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन और माल्टन। ऑप्शन डी है गृहीय हाइपोथेसिस, कांत। देखिए, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का या अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को ही सौरमंडल कहते हैं। इसमें रीजनिंग में प्रश्न आता है कभी कभी, सौरमंडल में क्या होते हैं? तो भैया इसमें आपके ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होती हैं, उल्का होती हैं और अन्य आकाशीय पिंड होते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय हाइपोथेसिस का सिद्धांत जो है, जिसको जेम्स और एडोल्फ जेफरी ने दिया था, इसकी मान्यता है। ठीक है, सौरमंडल सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999% द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत वर्तमान में सौरमंडल कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल खोज जो है, जिसे यहाँ पे सौरमंडल खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज, तो सौरमंडल की खोज अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? सौरमंडल खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। किसने?
निकस ने की थी। कॉपरनिकस सौरमंडल खोज करी थी। सौरमंडल मंगल ग्रह को, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है भैया? तो ये है आपका बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। ठीक है। अगर हम बात करें लाल ग्रह किसको कहा जाता है? लाल ग्रह, तो भैया लाल ग्रह कहा जाता है किसको? मंगल को। ठीक है, लाल ग्रह मंगल कहा जाता है। उसके बाद जो सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछे, सबसे चमकीला ग्रह या भोर का तारा जिसको बोलते हैं, इसको किसको बोला जाता है? शुक्र को पृथ्वी की भगनी बोला जाता है। सौर मंडल में जो आपका नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो भैया नीला ग्रह आपके पृथ्वी है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण और यम, तो ये आपके जो ये इतने ग्रह हैं। ठीक है, 4 और 4 8। ठीक है, ये अंतर ग्रह है, ये बाह्य ग्रह इसको इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आप जो है इसे पृथ्वी से दूरी, अगर सूर्य से दूरी पूछो सबसे नजदीक कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी आती है, तब मंगल, ऐसे सारी चीजें आती हैं। तो उसने पूछा क्या जो है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो भैया ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स एडोल्फ जेफरी का जो सिद्धांत है ये मेल खाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। जैसे इसमें एक चीज ये थोड़ा सा गलती हो गई, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम तो है नहीं, यम को जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, 2009 में ही बाहर कर दिया गया था इसको। तो बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, ये 4 इधर और 4 इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर लेते हैं। कौन सा? 10वां नंबर क्या भैया? इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? एशिया, इंडिया, अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बात करें एशिया की तो जाहिर सी बात है एशिया का सबसे बड़ा पार्ट इंडिया ही है। अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी बात सही है। उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी बात सही है। लेकिन दक्षिणी अमेरिका जो ब्राजील का पार्ट नहीं है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय जैसे अब इस एशिया की बात करते हैं तो एशिया, जैसे इसमें एशिया, इंडिया, ठीक है, अफ्रीका, कांगो, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य। ये बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें। अब एशिया की बात करें तो जाहिर सी बात है इंडिया नहीं बल्कि चाइना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, तो ये आपका राइट हो जाता है। क्यों? दक्षिण अमेरिका में ब्राजील जो है ये सबसे बड़ा देश हो सकता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहीं पे जैसे बात करें पंपास और प्रेयरी की, क्या पंपास और प्रेयरी ये भी बड़े पूछे जाते हैं। तो पंपास जो है ये उत्तरी अमेरिका में और प्रेयरी जो है ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या भैया? असंगत मिलान खोजें। दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल। ऑप्शन बी है दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन सी दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील। ऑप्शन डी दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान। तो भैया देखिए सुपीरियर झील जो है, जैसे यहाँ पे सुपीरियर झील है। ठीक है, तो सुपीरियर झील जो है आप जानते हैं सबसे बड़ी झील नहीं बल्कि ये ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील, या इसी को बोलते हैं मीठे पानी की झील। ठीक है, अब देखिए सबसे जैसे यहाँ पे दुनिया सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है, बात सही है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, कहाँ पे स्थित है? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ये सहारा मरुस्थल है, और ये कहाँ स्थित है? तो भैया ये आपका अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे है? अफ्रीका में स्थित है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरा इसमें है। ठीक है, 12 नंबर। इनमें से कौन सा हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है? ठीक है, चैल, बाणासुर, रानीखेत, नैनीताल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन एक नहीं है पूछा तो चैल नहीं है।
चैल, बाणासुर, रानीखेत। ये देखिए चैल भी है, बाणासुर भी है, रानीखेत। नैनीताल जो है ये आपके हिमाचल में थोड़े है। नैनीताल कहाँ पे भैया? नैनीताल जो है ये आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में आता है। ठीक, जैसे रानीखेत, अब ये हिमाचल, देखिए ये यहाँ पे ये आपका हिमाचल है, ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका इतना पार्ट उत्तराखंड, इधर आपका नेपाल आ जाता है। तो इसमें देखिए चैल, रानीखेत और नैनीताल, ये चैल भी आपका ऑप्शन ए, चैल, रानीखेत और नैनीताल, ये सारे के सारे आप देखेंगे तो ये यहीं पे अवस्थित हैं, यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे अवस्थित, मतलब हिमाचल प्रदेश, ये इसमें पहाड़ी रिजॉर्ट तो है ही है ये। ठीक है, जबकि जो बाणासुर है ये पहाड़ी रिजॉर्ट नहीं है। कौन सा है? पहाड़ी रिजॉर्ट जो है बाणासुर नहीं है। चैल भी है, रानीखेत भी और नैनीताल भी, ये तीनों के तीनों है और ये यहीं पे अवस्थित है। पूछा क्या है? हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है, तो बाणासुर इसमें नहीं है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होता है जहां इसे सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कमेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता नदी है। इस नदी का क्या नाम है? गंगा, नर्मदा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्या है? संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? 550 है, 250 है, 552 है या 600 है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बात करते हैं भारतीय संविधान द्वारा विचार की लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है 552। ठीक है, 552 अधिकतम हो सकती है। 530 जो है, 530 जो राज्य हैं यहाँ से आएंगे, 20 जो है वो आपके सेंट्रल स्टेट से आएंगे और 2 जो है ये नियुक्त किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। लेकिन इन दोनों को जो है अभी फिलहाल खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अभी वर्तमान की दृष्टि अगर देखा जाए, चूंकि ये पुराना प्रश्न है तो इसमें 552 से होगा, लेकिन अभी वर्तमान की दृष्टि देखा जाए तो 550 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। भारत के संविधान के किस संशोधन नियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, 74वां संविधान संशोधन 1993, 61वां संविधान संशोधन 1989। देखिए 73वां की बात करें तो 73वां जो है आपका पंचायती राज से है, ये बात बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिया था उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको बनाया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है ये आप इसको कह सकते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार दे दिया गया, अनुच्छेद 21 के 1 में जोड़ करके। ठीक है, उसके बाद 74वां की बात करें तो नगर पालिका से है। कहाँ से है? नगर पालिका से है। और 61वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये इसमें जो मतदाता की उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पूछा क्या हमसे पंचायती राज को संवैधानिक निकाय कब बनाया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, 16 नंबर चलते हैं। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद। तो भैया जब पंचायत की बात करते हैं तो भारत में ग्राम स्वशासन के अनुपालन हो तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिश करी थी त्रिस्तरीय की, उसमें ग्राम पंचायत था। क्या था? ग्राम पंचायत था। ठीक है, पंचायत समिति थी दूसरे नंबर पे, पंचायत समिति थी और तीसरे नंबर पे आती है आपकी जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद आती है। इसमें नगर परिषद का कहीं से भी जिक्र नहीं था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर चलते हैं। क्या है? इनमें से कौन भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, यह एक अनुनय है, लेकिन यह अनुमय भी है, यह एकल है, यह लेकिन संघीय भी है। ऑप्शन डी, इसे राज्य को राज्यपाल, सांसदों, विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है पूछा है ना, तो भैया देखिए यह एक लिखित संविधान, बात क्लियर है। क्या कह रहा है? यह
अनुनय भी है और लेकिन यह अनुमय भी है। अनुनय मतलब होता है इसे संशोधित किया जा सकता है, और लेकिन अनुमय भी है कुछ भाग के रूप, जैसे अनुमय मतलब होता है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकता। ये भी बात बिल्कुल सही, ये भी बात सही, ये भी बात सही है। यह एकल है लेकिन संघीय भी है। यह एकल है मतलब क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है तो एकल हो गया, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, तो ये भी बात सही है। लेकिन जिसमें दिया है तो इसमें दिया है कि इसे राज्य के राज्यपाल सांसद विधायक संशोधित किया सकता है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 20 को आप पढ़ेंगे, किसको? भाग 20 में जो अनुच्छेद 368 है, कौन है? अनुच्छेद 368 जो है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। भारत में संविधान संशोधन के लिए भारत की संसद से भिन्न किसी अन्य संवैधानिक निकाय का जनमत संग्रह की व्यवस्था इसमें करी ही नहीं गई है। भारत में संविधान संशोधन का कार्य केवल भारत की संसद करती है, और संविधान में संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के किसी सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक संसद के दूसरे सदन के रूप में पारित होता है, और जब पारित होता है तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति इस पर जो है हस्ताक्षर करते हैं। और इस प्रकार संविधान को राज्य के राज्यपाल विधायकों द्वारा संशोधित नहीं किया सकता। ये समझ लीजिए, जो भी होगा संसद के द्वारा होगा। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर पे क्या है? इनमें से कौन सा कारक नहीं जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, ऑप्शन सी रूस में समाजवादी क्रांति, ऑप्शन डी अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसकी बात करते हैं। भारत में संविधान के निर्माण हेतु जो है इसमें जो योगदान, जिसे जाहिर सी बात है रूस क्रांति का इफेक्ट तो है ही है, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र का भी इफेक्ट है, अमेरिका में अधिकारों का जो विधेयक उसका भी है, जाहिर सी बात है मूल अधिकार वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन औद्योगिक क्रांति का हमारे उस पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो क्या क्या लिया गया है? संसदीय, जो ब्रिटेन से लिया गया संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है। यहीं से आपकी एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता भी यहीं से ली गई है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, हालांकि विधि निर्माण लिया गया, विधि निर्माण यहाँ से लिया गया, ये नहीं कि जैसे विधि की प्रक्रिया नहीं, विधि निर्माण लिया गया है। ठीक है, रूस की बात करें तो रूस में जो है आपके यहीं से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य यहीं से लिए गए हैं। ठीक है, न्याय का सिद्धांत जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है ये भी यहीं से लिया गया है। अमेरिका की बात कर लेते हैं भैया, तो अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हो गया। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू आपका न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात भी यहीं से लिया गया है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। औद्योगिक क्रांति का हमारे संविधान पर कोई प्रभाव नहीं है। 19 का क्या है? ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण और पर्यटन। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें तो हमारे देश में पहले कृषि भी थी, हस्तशिल्प भी था और निर्माण भी था, लेकिन हमारे यहाँ जो है पर्यटन के लिए कोई उस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, एवं भारत में उस समय व्यवसाय के प्रमुख जो वो थे वो कृषि, विनिर्माण, हस्तशिल्प इत्यादि थे। किंतु ब्रिटिश शासन के आगमन से पूर्व पर्यटन उद्योग भारत के लोगों के कुछ प्रमुख व्यवसायों में सम्मिलित नहीं था। यद्यपि प्राचीन भारत में अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती थी, जिनकी अर्थव्यवस्था विस्तृत रूप से पृथक और आत्मनिर्भर रही है। आबादी का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि था। मुख्य व्यवसाय तो भाई सब कृषि सब करते थे। ठीक है, जिसकी अर्थव्यवस्था विस्तृत रूप से पृथक और आत्मनिर्भर थी। ठीक है, कपड़ा जो है खाद्य प्रसंस्करण था। शिल्प जैसे हस्तशिल्प उद्योगों के लिए कच्चे माल इत्यादि आवश्यकताएं भी कृषि से ही पूर्ण होती थी, है ना। तो कृषकों के अलावा अन्य वर्गों के लोग जैसे कारीगर, बढ़ई, बुनकर इत्यादि निर्माण क्षेत्र में, मतलब ये कह सकते हैं कृषि पर ये कृषि से तीनों थे और तीनों पर लोग आश्रित थे। इसमें पर्यटन टाइप कुछ था नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेस करते हैं क्या भैया, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने उसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। औद्योगिकीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उदारीकरण। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो 1991 में 1991 में वित्त मंत्री जो थे
वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो पहली दफ़ा जो है जो इन्होंने 1991 का जो ये लेकर के आए हुए थे कि साहब इसमें जो है हम सुधार करेंगे, आर्थिक सुधार जो आया था उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रुख से अनुरूप बनाना था, मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना था, भुगतान असंतुलन की समस्या को निजात पाना था, आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना था, आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना था। 1991 की नई आर्थिक नीति के जो 3 घटक थे उसमें हमने आपको कई दफा बताया है, क्या थे उसमें? आपका एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एलपीजी कॉन्सेप्ट आया था, मतलब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। और इसमें औद्योगिकरण की बात नहीं कही, इसमें ये जो लाल फीताशाही था उस पर भी तंज कसा गया था। कहा गया था कि लाल फीताशाही को खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे जो है जो ऑफिशियल काम ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग इन्वेस्ट करना कम पसंद करते हैं, तो इसको भी खत्म किया गया था। और ये कहा गया था कि अगर आर्थिक स्थिरीकरण जो है प्राप्त हो जाएगा तो हम जो है एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेंगे। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, तो इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।